खबरों के पीछे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बात हो रही है ज्ञानेश्वर की। ज्ञानेश्वर वो पत्रकार जिन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग में न सिर्फ अपने आप को साबित किया बल्कि उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी चैलेंज अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो किस तरह उससे पार पाते हैं। उन्होंने जब ये क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो उनको चुनौती दी गई थी, यानी कि इनडायरेक्ट वो चुनौती ये देख रहे थे कि 15 दिनों में अगर उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया क्राइम रिपोर्टिंग में तो उनकी नौकरी जा सकती है। वैसे में उन्होंने उस जमाने में ऐसी रिपोर्टिंग की कि खबर पढ़ते हुए ऐसा लगे जैसे आप खबर को देख रहे हैं, आप जो घटना घटी है उसे फील कर रहे हैं। उनके पास ये हमने पिछले एपिसोड में बताया था, मगर इस एपिसोड में हम उस बात पर चर्चा करेंगे जिसमें कि हम ये बताएंगे कि आखिर उनके पास क्या ऐसी चीज थी जिससे उन्हें पुलिस से पहले खबर मिल जाती थी और वो जगह पर यानी पीओ पर यानी कि घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस से पहले पहुंचते थे और पुलिस वाले भी उन पर सोचते थे कि आखिर कहां से इनको ये खबर मिलती है। तो ज्ञानेश्वर आप ये बताएं कि किस तरह से आखिर वो क्या ऐसी चीज थी, दर्शकों को बताएं। हमने तो आपकी डायरी में पढ़ा है मगर हम ये चाहते हैं कि आप अपने जुबान से बताएं कि किस तरह वो कौन सी चीज थी जिसके जरिए आप पुलिस से पहले घटनास्थल पर पहुंच जाया करते थे। देखिए सदाब, ये बड़ा झोल था और तकनीक भी थी। लंबे अरसे तक इसे लेकर पुलिस के बीच माथापच्ची चलती रही। कई मौके तो ऐसे आए कि पुलिस वालों के शक हम पर बहुत ही अधिक हो गए। उन्हें लगने लगा कि कुछ और बात है, कुछ गड़बड़ है। कई दफे तो लगा जब पुलिस वाले नाराज हुए तो वे मुझे जेल ही भेज देंगे। अच्छा। लेकिन देखिए, जब मैंने रास्ता तय कर लिया था कि अब मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना है, पुलिस रिपोर्टर नहीं बनना है। जैसा आपने बताया, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि मैंने थानों की रिपोर्टिंग छोड़ दी थी, उस रिवाज को तोड़ दिया था। जो पुलिस बोलेगी सिर्फ वही छपेगा, ये मैं नहीं कर रहा था। मैं घटना स्थल पर जाता था। घटना स्थल क्या कहता है, जो प्रभावित और पीड़ित पक्ष हैं वो क्या कहते हैं और इनके पीछे कौन अपराधी गिरोह हो सकता है, इन तमाम तथ्यों को संजोकर हम घटना को बिल्कुल लाइव लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते थे। और मतलब आप पत्रकारिता की वो अहम शैली को हम बदल रहे थे। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया था, हमने पटना शहर में हर मोहल्ले में अपने इन्फॉर्मर्स तैयार कर लिए थे, पुलिस के बराबर। वो आम लोग थे जो अपने मोहल्ले में कुछ भी होने पर मुझे फोन कर दिया करते थे। देखिए समस्या क्या होती है, पुलिस के भीतर भी भेदिए हमने तैयार कर लिए थे। आगे चलकर पुलिस के वायरलेस पर तो मेरा कब्जा ही हो गया था, जो हम बताएंगे आपको। तो सूचनाएं मेरे पास आने लगी, लोगों का भरोसा, जब हम लिखने लगे, अखबार बोलने लगा तो लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। अखबार ने भी मुझे प्रमोट किया, बायलाइन स्टोरी मतलब नाम से स्टोरी मेरी छपने लगी। सूचना मेरे पास पहले कैसे पहुंचती थी या बराबरी से कैसे पहुंचती थी। देखिए, पुलिस देर करती है घटना स्थल पर जाने में। जब आप घटना घटती है और मसला सीमा का फंसेगा तो पहले तो पुलिस इसी में देर करती है, इस थाने का मसला कि उस थाने का मसला। फिर उस जमाने में पुलिस के पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं थे, अत्याधुनिक गाड़ियां भी नहीं थीं, धक्का देने वाली गाड़ियां थी। और पुलिस को सूचना देने में आज भी देखिए समस्या है। आज भी यदि आप किसी संकट में फंसते हैं तो सबसे पहले 100 नंबर डायल करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर होता है, तब भी पुलिस कंट्रोल रूम में भी हमने अपना एक भेदिया तैयार कर लिया था। अच्छा, पुलिस में भी आपने भेदिया तैयार कर लिया था। तो आप जब 100 नंबर डायल करते हैं, आज भी ये समस्या है, तो इतने सवाल पूछे जाएंगे कि घटना की जानकारी देने में ही काफी वक्त लग जाता है। आप कौन बोल रहे हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं। कि सूचना देने वाले
का डिटेल तो लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब तो देखिए सूचना देने वाला कौन है, क्योंकि अब तो सारे नंबर आपके फ्लैश होते हैं, तब तो फ्लैश भी नहीं होता था, तो इतने में बहुत देरी हो जाती है। तो हमारे पास सूचनाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी आने लगी। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड में भी मेरे सोर्सेज तैयार हो गए थे। तो कहां किस गिरोह की गतिविधि है वो भी खबर आपको मिली, वो भी हम आपको पुलिस से भी मुखबिर मिल गया और अंडरवर्ल्ड से भी मिल से भी आप। इसी बीच एक ट्रांजिस्टर मेरे हाथ लग गया। ये रोचक कहानी है। जैसा हमने कहा कि पुलिस के वायरलेस पर कब्जा हो गया था। मेरे एक मित्र हैं बचपन के, विजय अग्रवाल। जब मैं पटना आया, हालांकि वे वाणिज्य में नहीं पढ़ते थे, मैं फतुआ से आया था, तो फतुआ में एक कपड़े की बड़ी दुकान देवी प्रसाद श्रीनिवास हुआ करती थी। तो उनके परिवार के एक लड़के संजय कनौडिया मेरे साथ पढ़ते थे, वो मेरे साथ ही वाणिज्य में दाखिला लिए थे। तो संजय कनौडिया के मार्फत से हमारी मुलाकात विजय अग्रवाल से हुई। उनका कार्ड का काम है। तो विजय अग्रवाल आज भी मेरे साथ उतने ही जुड़े हैं, और जो कुछ मित्र बच गए हैं जो तुम ताम की हैसियत में मुझसे बात करते हैं, उनमें एक वो भी हैं। तो विजय भी स्ट्रगल कर रहा था, और ये वो दौर था जब नए साल के अलावा बिजनेस सर्किल में लक्ष्मी पूजा मतलब दीपावली की शुभकामनाएं के लिए भी कार्ड छापे जाते थे। अब तो सब कुछ डिजिटल है। तो विजय इस कार्ड के लिए, लक्ष्मी पूजा की कार्ड की बुकिंग के लिए डिजाइन्स के साथ यहाँ से काठमांडू तक जाता था। अच्छा। तो एक दफे विजय ने मुझे भी साथ कर दिया। हम लोग बिल्कुल मुहलग्गू दोस्त हो गए थे। तो मैं उसकी एम्बेसडर कार पर सवार होकर काठमांडू तक चला गया। अखबार में मैं छुट्टियां कम लेता था। वीक ऑफ तो मैं जानता ही नहीं था, और घंटे में नहीं जानता था। मैं रात में 2-2 बजे तक अखबार के दफ्तर में रहता था, या यूं कहें कि आखिरी जो पहला पन्ना छोड़ते थे, और मैं रमेश लाल कन पहले पेज के इंचार्ज हुआ करते थे। अब चंदेश्वर विद्यार्थी के बाद जो चीफ सब थे, जिन्होंने मुझे सिखाया भी, वो भी एक वाकया है, कभी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने मुझे लिखना कैसे सिखाया। तो हम लोग काठमांडू गए। काठमांडू तब इस तरीके से विदेशी सामान इंडिया नहीं आया करते थे। तब लैंडलाइन में वो बड़ा चोंगा वाला फोन था, नया नया कॉर्डलेस फोन भी आया था। मुझे याद है, जैसा लगता है पैनासोनिक का। जी। तो जब हम लोग वापसी में बीरगंज थे, जो बिहार की सीमा के बाद, भारत की सीमा के बाद बीरगंज शहर है, तो यदि मुझे ठीक से याद है तो एक दुकान हुआ करती थी सनराइज। तब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्मगल होकर ही आते थे, और आप खरीदारी वहां कर लेते थे, बीरगंज में या काठमांडू में कहीं खरीदारी कर लेते थे। लेकिन साथ लेकर आने का रिस्क रहता था कि सीमा पर कस्टम वाले या दूसरे लोग पकड़ न लें। तो कुरियर का प्रचलन उस समय भी हो गया था। तो आप पैसे का भुगतान वहां कर दीजिए, एक निश्चित परसेंटेज था, जितना पैसा लगता था उसमें आपको देना होता था, और डिलीवरी आपके स्थान पर हो जाती थी। तो बीरगंज में सनराइज, वो भी विजय की किसी जानने वाले की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज भी आप मुझे देखेंगे, देखिए मैं टेक से भी बहुत हूँ, गजट लवर हूँ। आज भी आप देखेंगे मेरे पास बिल्कुल अपडेटेड मोबाइल्स दिखेंगे। तो मैं इन सब चीज़ों से शुरू से लव करता हूँ। तो सनराइज में मुझे दिखाते दिखाते एक ट्रांजिस्टर दिखाया गया। तो ट्रांजिस्टर की खासियत ये थी कि वो ट्रांजिस्टर, उसके बारे में बताया गया कि ये एफएम पकड़ता है, और मुझे ये बताया गया, यहाँ से आपको अपने काम की चीज मिल गई। हाँ, नहीं, मुझे ये बताया गया, पहले विश्वास नहीं हुआ कि ये पुलिस का वायरलेस भी पकड़ सकता है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो बीरगंज पुलिस का वायरलेस था उसने पकड़ाकर दिखा दिया नेपाल में। तो मैंने कहा ये तो खरीद लेना चाहिए। तो विजय ने कहा खरीद लो। मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन खरीद लिया गया। कुछ दिनों के बाद पटना में डिलीवरी हुई। तो मैं उसको घुमाता रहा, चुमाता रहा, ढूंढते रहे, लेकिन सच में उसने पटना पुलिस का वायरलेस पकड़ना। तो वायरलेस उस समय देखिए, पटना शहर में भी 24 घंटे चलते थे, लेकिन जिलों में
या फिर रिमोट एरियाज थे, हाँ टाइम फिक्स हुआ करता था, इतने बजे वायरलेस हो गया। तो मेरे पास एक जादू वाला ट्रांजिस्टर आ गया जो भाई ये बहुत काम का था। अब मैं चुपके चुपके उसको सुनने लगा। तब तक कोई ईयरफोन्स और बड्स तो आए नहीं थे, किसी को दिखाना भी नहीं था, किसी को बताना भी नहीं था। मैं उसको सुनने लगा और जैसे ही कोई आवाज गूंजे, तब तक मेरे पास स्कूटर भी आ गई थी, बजाज की सुपर। तो जैसे ही कोई आवाज गूंजती और पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम संबंधित थाना को या अपने बॉसेस को अलर्ट करता, तो मैं बिना कोई वक्त गवाए वहां सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करता। अभी तो पुलिस वाले क्या कर रहे होते थे कि वो थाना में पुलिस बल की तैयारी होती, वो अपने इमीडिएट बॉस को बताते, डीएसपी को बताते, सिटी एसपी को बताते, लेकिन मैं वहां पहुंच गया। पुलिस वाले बाद में पहुंचते। अब जब पुलिस वाले पहुंचते बाद में, तो उन्हें लगा कि अरे ये व्यक्ति कैसे आने लगा, तो उन्हें लगने लगा कि कोई झोल तो क्या है। और देखिए हर घटना में तो अब पॉकेट मारी हो गई तो जाना संभव नहीं था, मतलब कोई बड़ी घटना ऐसी हाँ, नहीं लेकिन थी कोई जहाँ बड़ी जरूरत वारदात है। हो रही थी, कोई बड़ा कैश लूट हो रहा था, कोई बड़ा मर्डर हो रहा था, बड़ी किडनैपिंग हो रही थी, तो हम वहां पहले पहुंच गए होते थे। अब इसके बाद तो हड़कंप मच गया। लेकिन मेरे साथ परेशानी ये थी कि ऑफिस के न्यूज रूम में हम खुले तौर पर इसे सुन भी नहीं सकते थे। सही बात। तो मुझे याद है कि आज अखबार में वो जमाना टेलीप्रिंटर का था, जो यूएनआई और पीटीआई एजेंसी थी, उनकी खबरें टेलीप्रिंटर पर आती थी और टेलीप्रिंटर खट 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 टाइपराइटर मशीन की तरह करता था, चलने लगता था। तो उसके लिए आज अखबार में एक छोटा सा रूम बना हुआ था और श्याम थे उसके ऑपरेटर जो टेलीप्रिंटर पर ध्यान देते थे। और हम लोग को खबरों की ट्रेनिंग, यदि आप पुराने दौर की बात करेंगे तो रिपोर्टर जब अखबार में ज्वाइन करते थे या डेस्क में ज्वाइन करते थे, तो जो टेलीप्रिंटर की खबरें होती थी ना, उन खबरों को अलग अलग हिस्से में बांटना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल, क्राइम, और तो उस बंटवारे से ही आपको सिखाया जाता था कि हाँ। तो खैर, तो मैंने श्याम को कहा, श्याम भाई ऐसा है, तू अलग बैठता है टेलीप्रिंटर रूम में, इस वायरलेस को सुना कर। मतलब उनके सामने आप हाँ, इस रेडियो से इस वायरलेस को सुना कर। और जब जैसे हो दौड़ करा मेरे पास और मुझे कान में फुसफुसा दे, तो मैंने इसके बदले हम तुम्हें चाय पिलाया करेंगे। उस समय तो चाय बिस्किट की ही बात होती थी। सही बात। तो मेरे पास एक ट्रांजिस्टर ऐसा आ गया जिसने पुलिस के सारे भेद खोलने शुरू कर दिए। अब मुझे यह भी मालूम हो जाता कि किस मसले पर सिटी एसपी, सीनियर एसपी को कहां कॉल किया गया, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी बात होती थी, बात आपको अंदर की बात मिलने लगी। और वो जमाना ये था, आज भी है, आज तो और भी ऑर्गेनाइज रूप से है, कि जेल से अपराध संचालित होने लगा था। हाँ, और आपको जेल की भी खबर आने, जेल की खबरें मेरे पास भी। जेल में जितने बड़े अपराधी थे उनका अपना अपना गिरोह हुआ करता था, बाहर भी भीतर भी। मुझे वो दौर याद है कि जेल में बबलू सिंह नामक एक गैंगस्टर बंद हुआ करता था, जिसने पटना में ऑर्गेनाइज क्राइम को एस्टेब्लिश किया। उसके जो कई साथी थे, शुरुआत में डॉक्टर अजय कुमार जो सिटी एसपी थे, बबलू सिंह से विद्रोह कर मुखबिर बन गए थे, लेकिन बाद में वो अजय कुमार के लिए ही सिरदर्द बन गए थे। अमरेश सिंह और बॉबी जैसे अपराधी थे। अमरेश सिंह को तो डॉक्टर अजय कुमार भी जाते जाते नहीं मार पाए। बाद में जब आरएस भट्टी आए, ये भी एक कहानी है, राजविंदर सिंह भट्टी की कहानी, कैसे डॉक्टर अजय कुमार गए और कैसे राजविंदर सिंह भट्टी आए, कैसे रिप्लेसमेंट हुआ। तो हमने अंडरबल में भेदियों का और पब्लिक में मुखबिरों का एक जाल क्रिएट कर लिया था। एक नेटवर्क था मेरा पैरेलल, जो हमारे पास खबरों को आपके पास और लोगों का भरोसा था। एक वाकया तो ऐसा है सदाब जी कि बाकरगंज में एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई शाम को। मैं पुलिस के पहुंचने के 20 मिनट पहले पहुंच गया। अच्छा, 20 मिनट पहले आप पहुंच गए? हाँ, पहुंच गया। लोकल इनपुट था, वहीं से किसी दूसरे, ये आपको कहीं खबर ने दिया या फिर आपको वायरलेस से ही खबर? नहीं, हमें लोकल इनपुट वायरलेस पर तो बाद में गूंजा था। बगल वाले किसी दुकानदार ने भरोसा करते हुए मुझे फोन कर दिया। और जगदीश चौधरी एक
डीएसपी टाउन हुआ करते थे। तो मैं वहां पहुंचकर अपना काम कर रहा था। अब पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा भर गया कि पुलिस लेट से आती है, लतीफ से आती है। तो उस रात तो बड़ा हंगामा रहा कि भाई ये जो ज्ञानेश्वर है ये कैसे पहले पहुंच जाता है, मतलब पुलिस, हाँ पुलिस से कैसे, हाँ पुलिस से, हाँ ये कैसे पहुंच जाता है। तो ट्रांजिस्टर की कहानी, ट्रांजिस्टर ने तकनीक में हमें साथ दिया। अब हम कॉर्डलेस फोन भी लेकर आ गए थे, तो मतलब उसका फायदा भी, उसका फायदा भी हमें मिलने लगा। और तब देखिए मोबाइल फोन का जमाना था ही नहीं। मुझे याद है कि कम से कम 2-2.5 हजार नंबर मुझे कंठस्थ थे, मतलब याद थे 2-2.5 पटना के। हजार। हाँ, आज 30 साल हो गए हैं। यदि मैं स्मरण शक्ति पर थोड़ा सा ध्यान दे दूंगा तो पटना के थानों के सारे नंबर्स तो मेरे ऐसे ही कंठस्थ थे। टेलीफोन डायरी लिखने का, देखिए आप खुद एक अपने आप में डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी बन गए थे। हाँ देखिए, मतलब और वाकया ऐसे ऐसे आए, पंगा ऐसा ऐसा फंसा, क्योंकि मैं पुलिस रिपोर्टर नहीं था। एक कहानी कभी आपको यह भी सुनाएंगे हम कि कैसे एक अपराधी की टेलीफोन डायरी में मेरा नंबर मिला, नंबर मिल गया था। और उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे, जो मेरे खिलाफ हो चुके थे, मौका मिला, मौके की तलाश में थे। तो फिर कैसे उस पुलिस वाले का नंबर कैसे पटना के आधा दर्जन अपराधियों की डायरी में मिले थे, यह कहानी भी बहुत रोचक है। यह कहानी भी किसी एपिसोड में हम सुनाएंगे। क्योंकि होता यह है कि जब आप सिस्टम से आगे जाना चाहते हैं, या सिस्टम को अपने, यह लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं, मैं बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, सवाल करता हूं और अपराध की तह तक जाने की कोशिश करता हूं। तो जो लोग तह तक नहीं जाना चाहते हैं या रिजल्ट नहीं देना चाहते हैं, उन्हें बात नागवार लगती है, तो लड़ते लड़ाते, लेकिन मैं अपने पाठकों के प्रति हमेशा जवाब दे रहा। और ट्रांजिस्टर ने मुझे पटना पुलिस के बायलेस पर कब्जा करा दिया। लेकिन मुझे वो भी याद है कि कुछ ही महीनों के बाद ऐसा ही एक ट्रांजिस्टर लेकर आ गए थे कृष्णमुरारी किशन, केएम किशन, अपने जमाने के लीजेंड फोटोग्राफर, अब नहीं है हम लोग के बीच। केएम किशन के बारे में क्या कहें, बहुत सारी कहानियां हैं, अगले एपिसोड्स में जो आएंगे उनमें हम आपको सुनाएंगे। केएम किशन वो शख्स थे बिहार में फोटो जर्नलिज्म की दुनिया के। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया एक मैगजीन आया करती थी, जिसके संपादक हुआ करते थे खुशबंत सिंह और प्रीतिश नंदी जैसे। तो पूरा एक अंक केएम किशन पर निकला था। बाद में हम लोगों ने दैनिक जागरण में भी साथ काम किया और कई बड़ी रिपोर्टिंग में हम लोग साथ रहे। तो ट्रांजिस्टर जो है, मैंने कहा आज भी तकनीक, उससे आपका लगाव रहा और आप, उसने आपको एक बहुत बड़ा जरिया दिया पुलिस की बात को भेजने का। आज भी देखिए, पटना का एक वाक्य कभी हम आपको बताएंगे कि जब एक व्यक्ति बहुत दूर तक भागा चल रहा था, पुलिस वाले को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, मतलब कोई अपराधी, मतलब पेशेवर अपराधी नहीं था। अच्छा, ये तो 2-4 साल पहले का वाक्य है। तो मैंने कहा कि आपने क्या इस तरीके से उसे तलाशने की कोशिश करी है? अच्छा, आपने पुलिस से पूछा कि आप हाँ, इस तरीके से? तो उन्होंने कहा कैसे तलाश सकते हैं? मैंने कहा ना, मैं गैजेट फ्रेंडली बहुत हूँ, टेक से भी बहुत हूँ। 2 ही दिन में उसका सुराग मिल गया पुलिस को। सुराग तो हम भी जान चुके थे उस तरीके से। तो जिस सुबह गिरफ्तारी हुई, उस रात को, मतलब पहले वाली रात को, मुझे पता था कि ये कहाँ है, क्योंकि दोनों एक ही तकनीक पर काम कर रहे थे, मतलब पुलिस और आप। हाँ, तो उस अधिकारी को भी पता था कि जिस व्यक्ति ने तकनीक बताई है उसको तो पता होगा, उसको पता ही होगा। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए ऐसा है कि आप कुछ खबर चला मत दीजिएगा, नहीं तो जहां है वहां से भाग जाएगा, हमारी टीम वहां पहुंचने वाली है। तो देखिए, क्राइम रिपोर्टिंग में आपको हमेशा अपने को अपग्रेड करना होता है, क्योंकि जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, अपराधी बहुत होशियार होते जाते हैं। हाँ, उनकी सोच भी हाँ, हर दिन डेवलप कर रही है वो। और बिहार पुलिस तो देखिए, आप कभी कभी सोचिएगा, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जब ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं
तो मैं देखता हूं कि फला व्यक्ति को इकोनॉमिक ऑफेंस में बैठा दिया गया। मैं टॉप ग्रेड आईपीएस की बात नहीं कर रहा अभी, नीचे के लेवल पर भी। फला व्यक्ति को एसटीएफ में बैठा दिया गया, फला व्यक्ति को एटीएस में बैठा दिया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे। हाँ, लेकिन आप यदि उसको इकोनॉमिक ऑफेंस में बैठाते हैं, आप उसको विजिलेंस में बैठाते हैं, क्या उसको इकोनॉमिक ऑफेंस का ककारा भी पता है? क्या उसको डेबिट क्रेडिट पता है? क्या उसको बैंकिंग फ्रॉड के तौर तरीके भी पता है? तो जब तक अपराध के तौर तरीकों को, अपराध उद्भेदन के तौर तरीकों का मिलान कर नहीं निपटेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए आज भी हम सदैव अपने को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारी बराबरी के हैं वे क्या चीज़ सीख रहे हैं उसे सीखने की कोशिश करते हैं। जो नए लड़के हैं, जो ज़्यादा टेक से भी हैं, उनसे भी सीखते हैं। तो ट्रांजिस्टर की कहानी ऐसी है, और मैं कैसे मौके पर पहुंच जाता था पहले, ये कहानी ऐसी है। तो ये हमारे साथ ज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की और कैसे उन्हें वो तकनीक हाथ लगी जिसके ज़रिए वो पुलिस के वायरलेस को सुन लिया करते थे और मौके वारदात पर पुलिस से पहले पहुंच जाते थे, और पुलिस को ये देखकर ताज्जुब होता था कि आखिर इनके पास ये खबर कहाँ से आती है। अगले एपिसोड में हम एक और ख़ास बात बताएंगे कि आखिर कैसे ज्ञानेश्वर को रीजेंट सिनेमा हॉल से फिल्म देखते ही वक्त किसी ने उठा लिया था। ये उठा लिया था का मतलब क्या है, अब अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हैंडल पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।